नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज पूरा विश्व मना रहा है मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस। मूंगफली की करें वैज्ञानिक तरीके से बुआई। आज 17 जून है, जो कि विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 28वां विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है एक साथ सूखे से ऊपर उठें। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के सभी देश बहुत चिंतित हैं। मौसम और आपदाओं की लगातार घटनाओं ने दुनिया भर के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। इसे पृथ्वी से मनुष्यों के लिए एक मजबूत चेतावनी का संकेत कहा जा सकता है। पर्यावरण और जलवायु के मुद्दों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए समय की पुकार यही है कि बेकार पड़ी ऊसर, बंजर एवं मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। वर्षा जल का संग्रहण, ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करें और उपजाऊ भूमि का क्षरण होने से रोका जाए। तो ये सब कैसे करें? इसके लिए देखिए अन्नदाता कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। हवा और पानी के साथ मिट्टी 3 प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। अगर ये किसी तरह से प्रभावित होते हैं तो जीवन पर असर पड़ता है। आज हम मिट्टी की बात करेंगे, जिस पर पेड़ पौधे और फसलें उगाई जाती है, जिससे हर जीव को जीने के लिए खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ऐसे में अगर हमारी मिट्टी ही खराब होने लगे तो विकट समस्या आ जाएगी। आज मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस है, यानी आज मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का दिन है। मरुस्थलीकरण भूमि कटाव की ऐसी परिघटना है जिसमें प्राकृतिक क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बदल देता है, जिससे लोगों की जीविका पर संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होना गंभीर समस्या और चिंता का विषय है। भारत में भी यह चिंता लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि भारत की करीब 30% जमीन मरुस्थल में बदल चुकी है। इसमें से 82% हिस्सा केवल 8 राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2005 और 2011 से 2013 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 लाख हेक्टेयर बढ़ चुका है। सूखा प्रभावित 78 में से 21 जिले ऐसे हैं जिनका 50% से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण में बदल चुका है, जिसे रोकना और फिर से उर्वरता की ओर मोड़ना होगा। पर्यावरणीय संबंधी एक अन्य प्रमुख खतरनाक समस्या जमीन में पानी जमा होने और जमीन में लवणता और क्षारता बढ़ जाने की है। मैदानी क्षेत्रों में खारे भूमिगत जल से सिंचाई की वजह से लवणता और क्षारता की जबरदस्त समस्या उत्पन्न हो गई है। हम आपको बता दें कि मिट्टी की ऊपरी 20 सेंटीमीटर मोटी परत ही हमारे जीवन का आधार है। गहन कृषि के कारण 1980 से अब तक पृथ्वी की 1/4 उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है और 1% प्रति वर्ष की दर से नष्ट हो रही है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होना शामिल है।
बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9 अरब हो जाएगी, अर्थात अगले 30 वर्षों में पृथ्वी पर 2 अरब लोग बढ़ जाएंगे। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन में 40% की वृद्धि करनी होगी और इसका अधिकांश हिस्सा उस उपजाऊ मिट्टी पर लगाया जाएगा जो कुल भूभाग का 11% ही है। प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों में तेजी के कारण उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलाव, खाद्यान्न उत्पादन के तहत अब नई भूमि लाना संभव नहीं है। जो भूमि बची है वह भी तेजी से क्षरित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 27 अरब टन मिट्टी कटाव, जल भराव, क्षारीयता के कारण नष्ट हो रही है। मिट्टी की यह मात्रा 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के बराबर है। यदि भूक्षरण की यही गति जारी रही तो अगले 30 वर्षों में विश्व को खाद्य पदार्थों की भीषण कमी का सामना करना पड़ेगा। इसकी रोकथाम के लिए अभी से ही इसे रोकने की ओर कदम उठाने होंगे। विश्व मरुधरीकरण वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन डे, और इस प्रोग्राम में सबसे ज़रूरी ये है कि लोगों को जागरूक करना, कि लोग जागरूक होकर के इसको ये करें कि कैसे हम इसको कम करेंगे। क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सबको खिलाने के लिए जितना अन्न चाहिए वो अन्न नहीं मिलेगा। और इसमें हमको कई सारे कंपोनेंट हैं, कई सारे इसके अवयव हैं जिसको कि हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम शुरू करें कि पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि जो हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो वो पेड़ों से ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन होता है। पेड़ों से ही जो है हमारे जो पर्यावरण शुद्ध होता है और उसी से वर्षा होने की संभावना भी नियमित संभावना रहती है वर्षा होने की। दूसरी चीज़ जो शुरू होती है सिंचाई की व्यवस्था। हमको जो हमारा बहुत सारा पानी जो रेन होता है ये बेकार समुद्र में चला जाता है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसको हमको वर्षा के पानी को रोक करके और कृषि के कार्यों में बढ़ाना होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूखा इतना होता जा रहा है, सूखा बढ़ता जा रहा है और उसके चलते हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो मरुधर में बदल रही है। तो वो हमको बहुत ध्यान देना होगा। इसलिए हमको ड्रिप इरिगेशन है या इरिगेशन के तरह तरह की चीज़ें हैं, हम ध्यान दें इजराइल को। तो इजराइल जैसा देश जहाँ पानी की नितांत कमी है, इसके बावजूद भी वो अपनी सारी आवश्यकताएं, वो चाहे पीने का हो या एग्रीकल्चर का हो, कम से कम पानी में अधिक से अधिक वहाँ पर उपज हो रही है। और इसीलिए जो एक कहावत है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये कहावत बहुत ही चरितार्थ होगी आज के दिन में। हम लोग इसको ज़रूर ध्यान दें और इजराइल से सीखने की ज़रूरत है हमको कि कैसे कम पानी में अधिक से अधिक हम फसल लेंगे, अधिक से अधिक उपज होगी। जहाँ की 1300-1400 मिलीमीटर बारिश हो रही है और पानी सारा हमारा बेकार हो जा रहा है, तो उसको हम सरकार के लोग, कृषि विश्वविद्यालय के लोग, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े लोग और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, और हम ये सारे लोग मिल करके लोगों को जागरूक करें कि जो तालाब हमारे हैं यहाँ वहाँ गांव में या इधर उधर, उन तालाब में पानी रुके, और पानी रुकेगा तो कृषि योग्य कृषि के काम में ही आएगा। तो मैं इन सारी चीज़ों पर अपने सभी स्टेक होल्डर को बार बार ये कर रहा हूँ कि वो उस पर ध्यान दें। किसान स्तर और सामुदायिक स्तर पर भूमि का संरक्षण करना हर मानव का कर्तव्य है, जिसमें मृदाओं और जल संरक्षण के कार्य को जिम्मेदारी से करना होगा, जिसमें भूमि का समतलीकरण करना होगा, जिसमें ऊंची और नीची भूमि पर भी फसलें ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनावश्यक बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। कम वर्षा वाले और कम ढालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोके। जल संरक्षण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं, सिंचाई के तरीकों में बदलाव करें, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची खेतों में मेड़ बनाकर सिंचाई करें, पाइप द्वारा सिंचाई करें, हो सके तो सिंचाई के इन तरीकों से भी बचें और ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन से सिंचाई करें।
पानी की उपलब्धता के आधार पर फसलों का चयन करें, अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही करें और संतुलित मात्रा में ही करें। कीट रोग और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए रसायनों के प्रयोग से बचें और समेकित उपायों में सही फसल चक्र अपनाएं। गर्मी में खेत की जुताई करें, यांत्रिक तरीके अपनाएं और जैविक तरीके अपनाएं। धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए पेड़ जरूर लगाएं और अनावश्यक पेड़ों की कटाई न करें। तेज हवाओं के झोंके से खेत की उपजाऊ मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर वायुरोधक पेड़ लगाएं। ये सब कार्य हमारे किसान भाई और आम नागरिक अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके अलावा कई सामुदायिक संगठनों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने योजनाओं को प्रारूप दिया है, जिनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्रों में अभी कई राहें तय करनी बाकी है और कार्यक्रम की आज की कड़ी उसी राह की एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी तरह की कोशिशें हम जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोना उगलने वाली मिट्टी हमेशा हरी भरी रहेगी, क्योंकि धरती की खुशहाली में ही देश की प्रगति है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खरीफ मौसम में ली जाने वाली तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली की बात की जाए तो इसकी खेती शिवपुरी, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, झाबुआ आदि जिलों में बहुत से किसान भाई बड़े स्तर पर करते हैं और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो आप इसकी खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर बुआई किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। मैं आपको अभी कुछ समसामयिक जानकारी मूंगफली की खेती के बारे में देना चाहता हूं, जिसे आप अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मूंगफली की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मृदा का चयन। मिट्टी इसके लिए ज़रूरी रहती है कि हल्की काली हो, जिससे कि उसमें गांठें अच्छी बनेंगी मूंगफली में और उत्पादन अच्छा होगा। हल्की रेतीली भूमि में भी हो जाती है, लेकिन इसका उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता है। जो काली भूमि रहती है हल्की, वो ज़्यादा उत्पादन देती है। मृदा का आपको फिर चयन करने के बाद उसमें ज़रूरी रहता है उसकी तैयारी करना। तैयारी करने के लिए 1 से 2 बार उसको मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी जुताई करें। उसके बाद जब लास्ट वाली जुताई करते हैं तो आप जुताई करने के बाद उसमें पाटा दे दें और पाटा देने के साथ साथ ही लास्ट वाली जुताई के समय 10 टन गोबर की पकी हुई खाद भी उसमें मिला देंगे तो आपका अच्छा उत्पादन देती है। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी की जांच करवाकर जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद भी इसके बेहतर उत्पादन के लिए असिंचित दशा में यूरिया 25 किलो और फास्फोरस 187 किलो प्रति हेक्टेयर, सिंचित दशा में यूरिया 43 किलो और फास्फोरस 443 किलो, जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा अपन बोवनी के समय देते हैं, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा देते हैं और जो बची हुई मात्रा रहती है वो अपने को 2 बार में देना पड़ती है। एक तो जब आपका रूट्स नट्स निकलते हैं उसके जब मिट्टी चढ़ाते समय देते हैं और एक लास्ट में जबकि रूट्स बढ़ने की संभावना रहती है उस समय देते हैं। में मुख्य रूप से रहता है अपने को बीज का चयन। बीज का चयन एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विश्वसनीय संस्था से खरीदें। तो बीज के चयन में मुख्य रूप से कुछ प्रजातियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे JGN3, JGM 23 है। इसी प्रकार TG 37A करके एक प्रजाति आती है और आपकी JL 501 भी प्रजाति है और आपकी GG 20 है, प्रगति है, जूनागढ़ 11 है, के 1224 है और गंगापुरी हैं। ये जो प्रजाति हैं आपकी 100 से 105, कोई 90 से 95 दिन में पककर तैयार होती है, जिनमें आपका उत्पादन जो रहता है 20 से 25 कुंटल रहता है। इसके बाद आता है अपने का इसमें बीज दर, बीज कितना लेना चाहिए। बीज के लिए इसमें 2 तरह की प्रजाति रहती हैं, एक तो आपकी फैलने वाली रहती है, दूसरी गुच्छे वाली। तो फैलने वाली जो प्रजाति रहती है उसमें स्वाभाविक है कि आपका बीज कम लगेगा, लेकिन गुच्छे वाली रहती है उसमें ज़्यादा लगता है। तो फैलने वाली प्रजाति में आपका 80 किलोग्राम बीज लगता है और गुच्छे वाली प्रजाति में 100 किलोग्राम। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि अपने को बीज का बीजोपचार अवश्य करें। किसान भाइयों, फसल को कीट बीमारियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे
इससे पहले फफूंदीनाशक 2 ग्राम थिरम प्रति किलो बीज उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशक 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। बीजों की बुआई समतल भूमि में मशीन के द्वारा की जाती है। विस्तारित और अर्ध विस्तारित किस्मों के लिए पंक्तियां से पंक्तियां की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर पर करते हैं। झुमका किस्मों की बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर पर करते हैं। बुआई का सही समय 15 जून से 7 जुलाई तक का है। अब मुख्य समस्या क्या है, ये बरसात की फसल है तो इसमें सिंचाई और जल प्रबंधन भी आवश्यक रहता है। तो सिंचाई के लिए तो ज़्यादातर इसमें अपने को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बरसात होती रहती है, लेकिन ज़्यादा पानी ना भराव हो इसके लिए अपने को विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पानी भरता है वहाँ अपन नाली बनाकर इसका निकास करें। और अगर वर्षा नहीं होती है, लंबे समय तक गैप रहता है, तो एक हल्की सी सिंचाई अपने को बीच में, विशेषकर जब अपने कल्ले बनते हैं उन मूंगफली में जो हल्की हल्की पडलिंग बनती है उनकी, उस समय तो सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ ही मुख्य रूप से इसमें आता है खरपतवार। तो खरपतवार के लिए तो आप बोनी के तुरंत बाद 48 घंटे तक पेंडीमेथिलिन नाम की जो दवा आती है उसके 700 से 800 ml मात्रा सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको खरपतवार उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो हाथ से निकालें और साथ साथ ही निदाई गुड़ाई करें। निदाई गुड़ाई करने से क्या है कि ये गुच्छे वाली फसल है, तो निदाई गुड़ाई करके उसमें मिट्टी चढ़ाएंगे तो आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी और उसमें गुच्छे अच्छे से बनेंगे। पहले निराई गुराई 20 से 25 दिन पर, इसके बाद आवश्यकता के अनुसार खेत में खरपतवारों को निकालते रहें। इस बात का ध्यान रहे कि मूंगफली में पेंगिंग सुइया की अवस्था पर किसी तरह की निराई गुराई ना करें। जो मैंने आपको समसामयिक जानकारी दी है उन्हें किसान भाइयों आप अपना कर मूंगफली का अच्छे से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि साथ सड़ी हुई गोबर की खाद, दीमक मारने की दवा एवं अनुशंसित उर्वरक की मात्रा मिलाकर पुनः जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरें। अदरक और हल्दी की रोपित फसल में पलवार करें और जल निकास को वर्षा से पहले ठीक कर लें। पशुओं को खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीके बरसात से पहले अवश्य लगवा लें। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नगरिया जिला मंदसौर के कृषक हरजीत सिंह ने। ये बायोगैस संयंत्र लगाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो हरजीत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं के द्वारा हमें बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। आधुनिक युग में बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग करके ईंधन, रोशनी और बायो खाद मिलती है, जिससे हमारे खेतों को नया जीवन मिलता है और खेतों का नया जीवन हमारे खलिहानों को भरता है। हमारे खलिहान हमारे घरों को खुशियों से भरता है। प्रदेश के जो किसान भाई बायोगैस संयंत्र लगवाना चाहते हैं, उन्हें ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके पास पशु कितने हैं। उसी के अनुसार बायोगैस संयंत्र के आकार प्रकार का चयन करें। जिन किसान भाइयों के पास परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6 है और उनके पास 4 से 5 पशु हैं और 50 किलो गोबर है, तो वो 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र लगवा सकते हैं और घर में आसानी से खाना पका सकते हैं। बायोगैस ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया है।
देश के अनेक गांवों में अब महिलाएं बायोगैस पर खाना पका रही हैं। इससे पैसे की बचत हो रही है और घरों में खुशहाली आ रही है। आज के समय में कई तरह के बायोगैस संयंत्र मॉडल विकसित हो गए हैं, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। बायोगैस के दो मुख्य मॉडल हैं, फिक्स्ड ड्रम मॉडल और फ्लोटिंग ड्रम टाइप मॉडल। फिक्स्ड ड्रम टाइप बायोगैस दीनबंधु बायोगैस संयंत्र, जनता बायोगैस संयंत्र। फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस KVIC बायोगैस संयंत्र, प्रगति बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें: जमीन समतल और अगल बगल से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। बायोगैस संयंत्र घर के आसपास बनवाना चाहिए। बायोगैस संयंत्र के लिए गोबर की पर्याप्त उपलब्धता हो। संयंत्र वाली जगह पर पानी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। संयंत्र स्थल में हवा आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बायोगैस के फायदे हैं अनेक। खाना पकाने में आसानी, चूल्हे के धुएं से निजात मिलती है। बायोगैस से लकड़ी की बचत होती है, पेड़ पौधे कटने से बच जाते हैं। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।